ये एक ऐसी प्रतिबंधित फिल्म है जिसे पूरे इंटरनेट पर बैन कर दिया गया था। यहाँ तक कि दोबान जैसी साइट ने भी इसे लिस्ट करने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता है जो भी इस फिल्म को पूरा देख ले वो कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाता। ये फिल्म एक ताइवानी हॉरर गेम पर आधारित है। और अब चलिए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। एक झटके में कुई हुआ मिडिल स्कूल की छात्रा फांग रुई शिंग की नींद खुलती है। वो आंखें खोलती है और देखती है कि जो कक्षा कभी बच्चों की आवाजों से भरी रहती थी वो अब पूरी तरह जर्जर और उजाड़ हो चुकी है। दीवारों पर सील के टेप लगे हुए हैं, खिड़कियां बंद हैं, पूरा स्कूल ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत समय से कोई आया ही नहीं। हाथ में जलती हुई एक मोमबत्ती लेकर फांग रुई शिंग दूसरों को ढूंढने निकलती है। तभी अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो डर कर पीछे मुड़ती है, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं। घबराकर वो आगे बढ़ती है और तभी उसे टीचर झांक जाते हुए दिखाई देते हैं। वो राहत महसूस करती है और तुरंत उनके पीछे दौड़ती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो चाहे जितना भी पुकारे, टीचर झांग उसकी आवाज सुन ही नहीं पाते। वे चुपचाप एक कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। फांग रुई शिंग दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। उसी समय पीछे से फिर वही रोने की आवाज आती है। वो धीरे धीरे पलटती है और देखती है एक लड़की बिखरे हुए बाल सीधे उसे घूर रही होती है। वो डर के मारे दरवाजा पीटने लगती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और तभी फांग रुई शिंग को एहसास होता है उस लड़की का कोई चेहरा नहीं है। आखिरी पल में वो किसी तरह दरवाजा खोल लेती है और अंदर घुसकर उसे बंद कर लेती है। वो राहत की सांस लेती ही है कि पीछे से फिर एक अजीब आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है, ये स्कूल का सभागार होता है। उसे कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं, भयानक लेकिन अधूरी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। एक लड़का अंदर आता है। उसका नाम होता है वेई झोंगटिंग। वो भी अचानक जागा था और खुद को इसी स्कूल में फंसा हुआ पाता है। अब दोनों मिलकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। चलते चलते वे खेल के मैदान में पहुंचते हैं। वहां एक कब्र का पत्थर होता है। जब फांग रुई शिंग उस पर लिखा नाम देखती है तो उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि उस पर उसी का नाम खुदा होता है। वो डर छुपाते हुए वेई झोंगटिंग को वहां से ले जाती है, लेकिन जैसे ही वे स्कूल के मुख्य गेट से बाहर निकलते हैं उन्हें पता चलता है कि बाढ़ के कारण एकमात्र रास्ता बह चुका है। भागने का कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें दोबारा उसी स्कूल में लौटना पड़ता है। बातचीत से पता चलता है कि फांग रुई शिंग एक मॉडल छात्रा है और वेई झोंगटिंग पहले से ही उससे प्रभावित था। तभी टीचर्स ऑफिस से फोन की घंटी बजती है। दोनों दौड़कर फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ सिर्फ शोर सुनाई देता है, लेकिन जब फांग रुई शिंग फोन पकड़ती है तो उसे किसी की बातें सुनाई देती हैं। फिर अचानक फोन कट जाता है। उसे लगता है कि टीचर झांग अब भी स्कूल में है, लेकिन वेई झोंगटिंग को ये बात अजीब लगती है। पूरे स्कूल में सिर्फ यही एक फोन है, तो कॉल आया कहां से? वे दोनों टीचर्स ऑफिस पहुंचते हैं। वहां भी सील के टेप लगे होते हैं। दीवार पर लगा नोटिस बताता है कि स्कूल में विद्रोही गतिविधियों के कारण इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन उन्हें याद नहीं कि असल में हुआ क्या था। वे खिड़की से अंदर घुसते हैं। अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। वेई झोंगटिंग टीचर्स झांग की मेज के पास एक कागज देखता है। जैसे ही वो दिखाता है, फांग रुई शिंग वो कागज छीन लेती है। उसी समय शीशे में उसे अपना चेहरा धुंधला और फिर साफ होता दिखता है, लेकिन वेई झोंगटिंग को कुछ भी नहीं दिखता। यहीं से कहानी और भी डरावनी हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें एहसास होने लगता है कि ये स्कूल और ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। दोनों आगे बढ़ते हैं, एक के बाद एक कक्षाओं के सामने से गुजरते हुए। तभी फांग रुई शिंग की नजर दरवाजों पर चिपके कागज पर जाती है। वो कागज सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए लगाया जाता है। ये देखकर उसका दिल बैठने लगता है। वो रुककर धीमी आवाज में वेई झोंगटिंग से पूछती है, तुम मुझे आखिर ले कहां जा रहे हो? वेई झोंगटिंग थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, हमें सुरक्षा कक्ष जाना है। वहां से चाबी लेकर भंडार गृह देखना है। फांग रुई शिंग और घबरा जाती है, लेकिन हमें तो शिक्षक झांग हो ढूंढना था ना? वेई झोंगटिंग गंभीर आवाज में जवाब देता है, हमारे पढ़ाई समूह के साथ कुछ हुआ है। शिक्षक झांग भी उसी समूह में थे। अब तक जो कुछ भी वे देख चुके थे, सील लगे कमरे, अजीब आवाजें और डरावने संकेत, इन सब को जोड़कर वेई झोंगटिंग को पूरा यकीन हो जाता है कि पढ़ाई समूह के सदस्य मारे जा चुके हैं। कुछ देर बाद दोनों सुरक्षा कक्ष में पहुंचते हैं।
वहां सुरक्षा गार्ड दादा बैठे होते हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वे भी शिक्षक झांग की तरह उनकी बात सुन ही नहीं पाते। वे बस अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करते रहते हैं, लगातार एक ही बात। वे जोंगटिंग को यह सब डरावना लगने लगता है। वो बस जल्दी से चाबी उठाकर वहां से निकल जाना चाहता है। जैसे ही वो चाबी उठाता है, अचानक सुरक्षा गार्ड दादा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ते हैं और तभी सच सामने आता है। उनका आधा चेहरा गायब होता है। कटोरे में कुछ टूटे हुए दांत पड़े होते हैं। अगले ही पल वे जोंगटिंग का गला उनके हाथों में होता है। गार्ड उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। फांग रुइशिंग घबराती नहीं। वो पास पड़ी एक शराब की बोतल उठाती है और पूरी ताकत से गार्ड के सिर पर मार देती है। गार्ड लड़खड़ा जाता है। दोनों को मौका मिल जाता है और वे भाग खड़े होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में वे देखते हैं कि सुरक्षा गार्ड दादा चाकू लेकर उनका पीछा कर रहे हैं। वे जोंगटिंग तुरंत फांग रुइशिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर शौचालय के अंदर ले जाता है। दोनों अंदर छिप जाते हैं। गार्ड उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन जाता भी नहीं। वो बाहर घूमता रहता है, गालियां देता रहता है, दरवाजे के ठीक बाहर। कुछ देर बाद अचानक बाहर से माफी मांगने की आवाज आती है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। जिज्ञासा में वे दरवाजे की दरार से झांकते हैं और तभी हड्डियों के टूटने की आवाज आती है। एक विशाल राक्षस सुरक्षा गार्ड दादा का गला घोंटकर मार डालता है। गार्ड वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि राक्षस वहां से जाता नहीं। वो शौचालय के बाहर ही इधर उधर घूमता रहता है, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। दोनों डर के मारे सांस तक नहीं लेते, एकदम शांत। तभी फांग रुइशिंग की नजर वे जोंगटिंग की जेब पर जाती है। चाबी धीरे धीरे नीचे गिरने वाली होती है। अगर चाबी गिर गई तो आवाज होगी और सब खत्म। फांग रुइशिंग बिजली की तरह हाथ बढ़ाती है और गिरने से पहले चाबी पकड़ लेती है। कोई आवाज नहीं होती। राक्षस को कुछ पता नहीं चलता। काफी देर ढूंढने के बाद राक्षस सुरक्षा गार्ड दादा की लाश को घसीटता हुआ वहां से चला जाता है। अब दोनों भंडार गृह पहुंचते हैं। यही पढ़ाई समूह का गुप्त अड्डा था। अंदर का नजारा और भी भयानक होता है। सब कुछ टूटा हुआ, बिखरा हुआ, किताबों पर खून के निशान। ये देखकर वे जोंगटिंग को पूरा यकीन हो जाता है कि पढ़ाई समूह के सदस्य मारे जा चुके हैं। वो अंदर से टूट जाता है। फांग रुइशिंग समझ नहीं पाती कि उसे क्या कहे, कैसे सांत्वना दे। तभी वे जोंगटिंग को एक और जगह याद आती है, स्कूल का भूमिगत तूफान आश्रय। वहां एक आपातकालीन फोन है। उसे लगता है शायद शिक्षक झांग बच गए हों और वहीं से उन्हें स्कूल छोड़ने की चेतावनी दे रहे हों। उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर दोनों भूमिगत आश्रय की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में दूर से आग की लपटें दिखाई देती हैं। वे जोंगटिंग रुकता है और कहता है, मैं देख कर आता हूं। और यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। वे जोंगटिंग आगे बढ़कर देखता है और उसका दिल जोर से धड़क उठता है। वहां हुआंग वेनजियोंग कई सारी प्रतिबंधित किताबें आग में झोंक रहा होता है। आग की लपटें तेज हैं, कागज जलने की बदबू हवा में फैली हुई है। तभी अचानक वे जोंगटिंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह डर के मारे हुआंग वेनजियोंग के पीछे देखता है और वही राक्षस खड़ा होता है, वही जिसने सुरक्षा गार्ड दादा को मारा था। अगले ही पल राक्षस हुआंग वेनजियोंग का गला पकड़ता है और उसे हवा में उठा लेता है। हुआंग वेनजियोंग तड़पता है, पैर हवा में झूलते हैं, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं निकलती। वे जोंगटिंग डर के मारे वहीं जम जाता है। उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। लेकिन तभी राक्षस की नजर धीरे धीरे उस पर टिक जाती है। अब डर उसकी हड्डियों तक उतर जाता है। उसी पल उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, भागो। वह फांग रुइशिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए पूरी ताकत से स्कूल की तरफ भागता है। पीछे से राक्षस जोर जोर से उनका पीछा करता है। उसके भारी कदमों की आवाज पूरा गलियारा हिला देती है। लेकिन तभी भागते भागते अचानक किसी वजह से राक्षस गायब हो जाता है, जैसे वह कभी था ही नहीं। दोनों हाफते हुए रुकते हैं। तभी फांग रुइशिंग की नजर गलियारे के आखिरी सिरे पर जाती है। वहां एक फांसी का फंदा लटका हुआ होता है। उसे देखते ही उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य चमकने लगते हैं, चीखें, अंधेरा और दर्द। लेकिन फिर भी वह साफ साफ कुछ याद नहीं कर पाती। आखिरकार दोनों भूमिगत तूफान आश्रय में पहुंचते हैं। अंदर का नजारा और भी डरावना होता है। सारे पढ़ाई समूह के सदस्य वहीं मौजूद होते हैं, लेकिन वे बिल्कुल इंसानों जैसे नहीं लगते। सबके चेहरे खाली हैं, आंखें बिना भाव की, और सब एक ही तरह से किताबें पढ़े जा रहे होते हैं। ना कोई बोलता है, ना कोई हिलता है। वेई जोंगटिंग कांपती आवाज में शिक्षक यिन से कहता है, हुआंग वेनजियोंग,
वह मर गया है। ये सुनते ही शिक्षक यिन का चेहरा बदल जाता है। वह गुस्से और दर्द से चिल्लाते हैं, उसे यहां क्यों बुलाया गया? तुम उसे यहां क्यों ले आए? उसी ने प्रतिबंधित किताबें सफेद आतंक विभाग को दी थीं। उसी ने हम सबको मरवाया है। इसी बीच ऊपर झूमर धीरे धीरे हिलने लगता है और एक एक करके सभी सदस्य गायब होने लगते हैं, जैसे हवा में घुल गए हों। उनकी जगह दीवारों पर कई चिट्ठियां दिखाई देती हैं, आखिरी इच्छाओं वाली चिट्ठियां। ये सब देखकर वेई झोंगटिंग पूरी तरह टूट जाता है। वह शिक्षक यिन की बातों पर यकीन कर लेता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह अचानक फांग रुई शिंग की तरफ मुड़ता है और कड़क आवाज में पूछता है, तुमने गुप्त सूचना क्यों दी? कमरा एकदम शांत हो जाता है और इसी सवाल के साथ कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। फांग रुई शिंग डर से कांपने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो पीछे हटती है और अचानक वेई झोंगटिंग को जोर से धक्का देकर भाग निकलती है। वेई झोंगटिंग घबरा जाता है और तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन भागते भागते वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वो जगह किसी शोक सभा जैसी लगती है। चारों तरफ सन्नाटा, उदासी और मौत की गंध। इधर फांग रुई शिंग उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसने पहले शिक्षक झांग को देखा था। वो आगे बढ़ती है और अचानक रुक जाती है। उसके सामने वो खुद को देखती है, उसका दूसरा रूप जो जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा होता है। ये देखकर वो पूरी तरह हक्का बक्का रह जाती है। उसी पल उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो घबराकर इधर उधर देखती है और तभी एक बिना चेहरे वाली लड़की चुपचाप उसके पास से गुजर जाती है। फांग रुई शिंग का दिल बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है जो कुछ अभी हुआ वही सब उसके साथ पहले भी हो चुका था। वो कांपते हुए आगे बढ़कर देखती है और सच सामने आ जाता है। वो बिना चेहरे वाली लड़की अब उस समय की उसी की छवि बन चुकी होती है। और इससे भी डरावनी बात, अब फांग रुई शिंग खुद धीरे धीरे एक बिना चेहरे वाली लड़की बनती जा रही होती है। समय मानो उल्टा चलने लगता है और तभी फांग रुई शिंग को सब कुछ याद आ जाता है। सब कुछ। उसका जन्म एक बदनसीब परिवार में हुआ था। पिता सरकारी अधिकारी थे, माँ घर संभालती थी, लेकिन पिता अक्सर माँ पर हाथ उठाते थे। घर हमेशा डर से भरा रहता था। उस दौर की हालत ऐसी थी कि स्कूल लगभग कर्फ्यू में रहता था। हर तरफ सख्ती, निगरानी और डर। फांग रुई शिंग भीतर ही भीतर टूट रही थी। ऐसे समय में शिक्षक झांग उसके लिए एक सहारा बने। वो गलती करती तो उसे डांटते नहीं, समझाते, उसे हिम्मत देते, सांत्वना देते। वेई झोंगटिंग को जो कागज शिक्षक झांग की मेज पर मिला था, वो दरअसल दोनों के बीच लिखे जाने वाले गुप्त संदेश थे। धीरे धीरे फांग रुई शिंग शिक्षक झांग की ओर आकर्षित होने लगी और दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। एक रात फांग रुई शिंग घर लौटती है और वहां सब कुछ बदल चुका होता है। उसके पिता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए होते हैं और ये सूचना किसी और ने नहीं बल्कि लंबे समय से मार खा रही उसकी मां ने दी होती है। ये सब देखकर फांग रुई शिंग टूट जाती है। वो ये सच सहन नहीं कर पाती। बारिश में भीगती हुई सीधे शिक्षक झांग के घर पहुंच जाती है। शिक्षक झांग उसे अपने कपड़े देते हैं, उसके गीले कपड़ों को ध्यान से सुखाते हैं और उसे एक हिरण का लॉकेट तोहफे में देते हैं। माहौल अजीब तरह से रोमांटिक हो जाता है, लेकिन शिक्षक झांग खुद को रोक लेते हैं। वो जानते थे कि एक कदम भी सब कुछ बर्बाद कर सकता है। कुछ ही समय बाद शिक्षक यिन को उन दोनों के रिश्ते पर शक होने लगता है। उन्हें डर होता है कि ये मामला पूरे पढ़ाई समूह को फंसा देगा, इसलिए वो शिक्षक झांग से एक विकल्प चुनने को कहते हैं। लेकिन पूरी बात सुने बिना ही फांग रुई शिंग दुखी होकर भाग जाती है। रास्ते में उसकी टक्कर वेई झोंगटिंग से हो जाती है। दोनों के बैग गिरते हैं, किताबें बिखर जाती हैं और तभी फांग रुई शिंग की नजर वेई झोंगटिंग के बैग से गिरी एक प्रतिबंधित किताब पर पड़ती है। उस पर शिक्षक यिन का नाम लिखा होता है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि स्कूल में वाकई एक गुप्त संगठन है, लेकिन उस वक्त उसका दिमाग ठीक से सोच नहीं पाता। वो बस हैरान रह जाती है। उसके बाद गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। शिक्षक झांग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगते हैं। फांग रुई शिंग को लगता है कि शिक्षक यिन ने उनका रिश्ता तोड़ दिया। उसके दिल में बदले की आग जल उठती है। शिक्षक यिन से बदला लेने के लिए वो वेई झोंगटिंग से संपर्क करती है। वेई झोंगटिंग उससे प्यार करता था। काफी सोचने के बाद वो मान जाता है। वो आ शेंग का पता लगाता है जो प्रतिबंधित किताबें लेने जा रहा होता है। किताबें फांग रुई शिंग को मिल जाती हैं और वो उन्हें बाई गुओ फेंग को सौंप देती है। उसे लगता है बस शिक्षक यिन निकाले जाएंगे और उसके पिता को भी मदद मिल जाएगी,
लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि इस एक कदम से पूरा पढ़ाई समूह खत्म कर दिया जाएगा। सभी सदस्यों को गोली मार दी जाती है और उनमें शिक्षक झांग भी होते हैं। इस सच्चाई के बाद फांग रुई शिंग अपराध बोध से टूट जाती है और आखिरकार वो फांसी लगा लेती है। वो मर जाती है, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती। वो अपने मोह और दर्द में फंसी रहती है और अपने जीवन की भयानक यादों को बार बार दोहराती रहती है। लेकिन इस बार सब समझ लेने के बाद फांग रुई शिंग इस चक्र में फिर से नहीं फंसती। वो आगे बढ़ती है और आखिरकार अपने दिल में बसे शिक्षक झांग से मिलती है। फांग रुई शिंग अपने किए गए कामों के लिए डरती है। उसे लगता है शिक्षक झांग उसे दोष देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शिक्षक झांग उसे एक पल भी दोषी नहीं ठहराते। वो शांति से कहते हैं, जो हो गया उसका बोझ अब अपने दिल पर मत रखो। फिर वो फांग रुई शिंग को एक आखिरी काम सौंपते हैं, वेई जोंगटिंग को बचाने का, क्योंकि अब वही एकमात्र जीवित इंसान है जो सच्चाई को दुनिया तक पहुंचा सकता है। उधर असल दुनिया में वेई जोंगटिंग के साथ भयानक यातनाएं दी जा रही होती हैं। उसे पीटा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, सच कबूल करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मरते दम तक चुप रहता है। अंत में उसे अधमरा कर दिया जाता है। उसकी आत्मा कुछ समय के लिए शरीर से अलग हो जाती है और उसी पल वो फांग रुई शिंग की आत्मा से मिल पाता है। शिक्षक झांग बताते हैं, अगर वेई जोंगटिंग को इस स्कूल से बाहर निकाल दिया गया तो यहाँ का सारा अंधेरा दुनिया के सामने आ सकता है। लेकिन समस्या ये है, वेई जोंगटिंग की आत्मा को दूसरी दुनिया का बाई गुओफेंग पकड़ चुका होता है। वो चाहता है कि वेई जोंगटिंग को सब आत्माओं के सामने मार दिया जाए। फांग रुई शिंग बाई गुओफेंग की बातों को अनसुना कर देती है। वो वेई जोंगटिंग का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर भाग निकलती है, लेकिन तभी वही राक्षस फिर से प्रकट हो जाता है। वो फांग रुई शिंग को जमीन से ऊपर उठा लेता है। उसकी पकड़ बेहद मजबूत होती है। उधर बाई गुओफेंग शांत आवाज में उसे बहकाने की कोशिश करता है, सब भूल जाओ, फिर से उसी चक्र में लौट जाओ, यही आसान रास्ता है। लेकिन इस बार फांग रुई शिंग कमजोर नहीं पड़ती। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है, शिक्षक झांग का दिया हुआ मिशन। वो विरोध करने का फैसला करती है। अपनी पूरी इच्छा शक्ति से वो राक्षस से लड़ती है और आखिरकार उसे हरा देती है। वो वेई जोंगटिंग को स्कूल से बाहर निकालने में सफल हो जाती है। जैसे ही दूसरी दुनिया ढहने लगती है, वेई जोंगटिंग असल दुनिया में जाग उठता है। इस बार वो चुप नहीं रहता। वो फांग रुई शिंग की बात मानकर सब कुछ कबूल कर लेता है। किस्मत से वो जिंदा बच जाता है। समय तेजी से आगे बढ़ता है। कई दशक बीत जाते हैं। वेई जोंगटिंग अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका होता है, लेकिन उसके दिल में एक पछतावा रह जाता है। वो शिक्षक झांग के कहे काम को पूरा नहीं कर पाया। एक दिन उसे पता चलता है कि स्कूल को तोड़ा जाने वाला है। तभी वो आखिरकार हिम्मत जुटाता है और स्कूल वापस जाने का फैसला करता है। कार्यालय में उसे एक चिट्ठी मिलती है, शिक्षक झांग की आखिरी चिट्ठी। वो चिट्ठी फांग रुई शिंग के नाम होती है, लेकिन उस समय तक फांग रुई शिंग आत्महत्या कर चुकी होती है। वेई जोंगटिंग वो चिट्ठी फांग रुई शिंग की आत्मा को सौंप देता है। जब फांग रुई शिंग पत्र पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्र पढ़कर वो आखिरकार अपने दिल का मोह छोड़ देती है। वो शिक्षक झांग द्वारा दिया हुआ हिरन का लॉकेट फिर से पहन लेती है। अब वो मुक्त होती है और शांति से पुनर्जन्म के चक्र में लौट जाती है। यहीं ये डरावनी लेकिन भावुक कहानी खत्म होती है।